नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको एक ख़ास खबर देने आया हूं और वो खबर ये है कि राहुल गांधी ने बिहार की जनता से जो वायदा किया था, उस वायदे को राहुल गांधी ने पूरा कर दिया है। आज पटना में महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र पेश किया। आपको याद होगा कि जिस समय वोटर अधिकार यात्रा चल रही थी, राहुल गांधी ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि कांग्रेस अलग से अपना घोषणा पत्र नहीं लाएगी, राष्ट्रीय जनता दल अलग से अपना घोषणा पत्र नहीं लाएगा, सीपीआई-एमएल अलग से अपना घोषणा पत्र नहीं लाएगी, मदन सैनी की पार्टी अलग से अपना घोषणा पत्र नहीं लाएगी, बल्कि हम सब मिलकर महागठबंधन का एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी करेंगे। ये एक अलग तरह की बात थी, क्योंकि महागठबंधन द्वारा अलग तरह अपना संयुक्त घोषणा पत्र जारी करने का मतलब ये होता है कि जब महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर तो लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, तो जाहिर है कि बिहार का ये मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन को एक संयुक्त घोषणा पत्र लाने की तरफ ले जाएगा और वो भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी चुनौती देने में समर्थ होगा। बिहार इस तरह से विपक्ष की एकता और विपक्ष की राष्ट्रीय राजनीति का एक मॉडल भी बन रहा है। अब सवाल यह है कि महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में आखिरकार ऐसा कौन-सा वायदा किया है, जिससे ये अ, जिससे ये नतीजा निकलता हो कि वो एनडीए को एक ज़बरदस्त टक्कर, न केवल एक ज़बरदस्त टक्कर देने जा रहा है, बल्कि एनडीए को चुनाव में पछाड़ने के लिए जा रहा है। जो अंतिम छलांग तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं लगा पाए थे, क्या ये महागठबंधन का घोषणा पत्र उन्हें आसानी से वह अंतिम छलांग लगाने लायक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं ये मानता हूं कि इस घोषणा पत्र के ऊपर राहुल गांधी की राजनीति की छाप है। राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से लगातार संवाद स्थापित करके, निजी तौर पर बातचीत करके, जिसमें निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के परम अनुभवी पिता लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे होंगे, उन सब से बातें करके उनको अपनी बात समझाने में कामयाबी हासिल की है। राहुल गांधी ने उन्हें समझाया है कि जब तक वो वास्तव में सच्चे सामाजिक न्याय की डगर पर नहीं चलेंगे, यानी केवल यादवों की पार्टी और यादवों और मुसलमानों के समीकरण की पार्टी बने रहने के बजाय, वो जब तक के अति पिछड़ी जातियों को और दलित जातियों को अपनी ओर खींचने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, अपनी राजनीति की प्लेट इस तरह नहीं सजाएंगे कि ये दल और ये समुदाय, इनका एक कम से कम एक हिस्सा उनके साथ ज़रूर जुड़े, तब तक वो बिहार में एनडीए को पराजित नहीं कर पाएँगे। और ये बात मुझे लगता है कि धीरे-धीरे तेजस्वी यादव की समझ में आ गई। उस दिन मुझे पक्का यकीन हो गया था, जब पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का अधिवेशन चल रहा था और उसी के बीच में एक मंच पर खड़े होकर महागठबंधन ने अति पिछड़ा संकल्प पत्र की घोषणा की थी। जब हम इस महागठबंधन के इस चुनावी घोषणा पत्र को देखते हैं, तो उस पर अति पिछड़ा संकल्प पत्र, जो कि राहुल गांधी की प्रेरणा से, राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी की मौजूदगी में महागठबंधन के सारे नेताओं ने एक मंच से जारी किया था, उसकी तमाम मांगें इस महागठबंधन घोषणा पत्र के 10 प्रमुख वायदों के रूप में हमारे सामने आती हैं। आप जैसे ही उन्हें देखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल एक नए किस्म की राजनीति की तरफ, राजनीति की डगर पर चलने की कोशिश है। जैसे इस घोषणा पत्र की पहली मांग क्या है? इस घोषणा पत्र की पहली मांग ये है, अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाएगा, जैसे एससी-एसटी एक्ट है, जिस तरह शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एक्ट है। अब आप देखिए, ये जो वायदा है, ये वायदा क्या कहता है? ये वायदा भारत के इतिहास में पहली बार अति पिछड़ों को उन अधिकारों को देने का प्रस्ताव कर रहा है, जो केवल दलितों और आदिवासियों को प्राप्त हैं। नंबर 2, पंचायत और नगर निकाय चुनावों में ईबीसी के लिए आरक्षण 20% से बढ़ाकर 30% किया जाएगा। यहां पर ईबीसी, जो बिहार के संपूर्ण मतदाता मंडल में करीब 35% जिनकी हिस्सेदारी है, जिन बिरादरियों की, उन बिरादरियों का आरक्षण पंचायत और नगर निकाय चुनावों में 10% बढ़ाया जा रहा है। नंबर 3, 50% आरक्षण की सीमा खत्म करने वाला कानून संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की जाएगी। राहुल गांधी बहुत लंबे अरसे से इस बात को उठाते रहे।
अब वो उसकी उसकी बाकायदा उसका एक ठोस प्रस्ताव रख रहे हैं कि हम ऐसा करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब नीतीश और लालू की मिली-जुली सरकार बनी थी बिहार में, उस वक़्त भी माँग ये की गई थी, लेकिन इसको लागू नहीं किया जा सका था। नंबर 4, सरकारी नौकरियों में नॉट फाउंड सूटेबल एनएफएस व्यवस्था को खत्म किया जाएगा, ताकि किसी योग्य उम्मीदवार को बाहर न किया जाए। पिछड़े वर्गों के आरक्षण के जो समर्थक हैं, उन्हें इस बात पर सख्त आपत्ति रही है कि ऊंची जातियां तिकड़म करके एनएफएस का सहारा लेकर जो ओबीसी और ओबीसी के लिए जो कोटा होता है, उस कोटे में किसी ओबीसी की नियुक्ति ही नहीं होने देती हैं। इसलिए एनएफएस के प्रावधान को अगर खत्म कर दिया जाएगा, तो ये तिकड़म नाकाम हो जाएगी। नंबर 5, अति पिछड़ा वर्ग की सूची की समीक्षा के लिए एक विशेष कमेटी बनाई जाएगी। देखिए, आरक्षण की जो भी बात होती रही है, वो 3 हिस्सों में बटी रही है। दलितों को आरक्षण, आदिवासियों को आरक्षण और अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण। ईबीसी अति पिछड़ा वर्ग है, उसकी चर्चा ही नहीं होती रही है। इस चक्कर में हुआ यह है कि दरअसल वो आरक्षण की होड़ में छूट गया है। उसके वोट बाई प्रॉक्सी सभी पार्टियां लेती रही हैं, लेकिन उसे ना चुनाव में टिकट मिलते रहे हैं, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़ के जहां उनकी अच्छी खासी संख्या है, और ना ही सरकार में नौकरियां उन्हें प्राप्त हुई हैं, ना ही विद्यालयों में आरक्षण के लिए कोई विशेष सुविधा प्राप्त हुई है। वे छुआछूत के शिकार नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से देखा जाए तो उनकी स्थिति लगभग दलितों जैसी ही रही है। इस घोषणा पत्र के जरिए महागठबंधन ये प्रस्ताव करता है कि ईबीसी को उस बुरी स्थिति से निकालने का काम उनकी सरकार करेगी। अब आप छठवां वायदा देखिए, सभी भूमिहीन ईबीसी, एसटी, ओबीसी परिवारों को गांव में 5 डेसिमल और शहर में 3 डेसिमल जमीन दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा, बहुत ही सशक्तिकरण करने वाला वायदा है। 7, निजी स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा ईबीसी, एससी, एसटी और ओबीसी बच्चों को मिलेगा। इसी के साथ अगर हम 9वां वायदा और जोड़ दें, जैसे कि राज्य के निजी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू किया जाएगा, तो ये पूरे देश के लिए एक संदेश होगा। पहली बार निजी क्षेत्र में एक राज्य सरकार ये वायदा कर रही है कि निजी क्षेत्र में वो आरक्षण के उसूल को लागू करेगी। अभी तक जितना भी आरक्षण की बात होती थी, वो सरकारी क्षेत्र के लिए होती थी। निजी क्षेत्र के बारे में माना जाता था कि उसके बारे में आरक्षण का कोई वायदा किया ही ना जाए, क्योंकि वो हो नहीं पाएगा। लेकिन पहली बार ये वायदा करके एक बड़ा राष्ट्रीय गठबंधन बिहार के स्तर पर प्रयोग के तौर पर ये कह रहा है कि वो आरक्षण के उसूल को निजी क्षेत्र में भी लागू करेगा। उसके बाद देखिए, 25 करोड़ तक के सरकारी ठेकों में वंचित वर्गों को 50% भागीदारी दी जाएगी। ये भी अपने आप में एक नई बात है। ये दलितों में किसी तरीके लोगों की संपत्तियां बढ़ें, लोग केवल नौकरी और खेती पर ही निर्भर न रहें, बल्कि दूसरे पेशों में भी जाएं, दलितों में, ईबीसी में और ओबीसी में, उसके लिए ये प्रस्ताव खास तौर से इसका सूत्रीकरण किया जाएगा। फिर 10वां है, आरक्षण व्यवस्था की निगरानी के लिए स्वतंत्र प्राधिकरण बनेगा और किसी भी बदलाव के लिए विधानसभा की मंजूरी जरूरी होगी। ये आरक्षण के उसूल को जो विधायिका है, चुनी हुई विधायिका है, उसकी तरफ से दी जाने वाली पुख्ता सुरक्षा का प्रावधान है। तो ये 10 वायदे जो हैं, वो दरअसल सामाजिक न्याय की राजनीति को बिहार की राजनीति के केंद्र में स्थित करते हैं। प्रकारांतर से ये राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में स्थित करते हैं, क्योंकि अगर इन वायदों के आधार पर बिहार में महागठबंधन चुनाव जीतता है, या उसका बहुत अच्छा, उम्मीद के मुताबिक अच्छा परिणाम निकलता है, तो उसका असर निश्चित रूप से विपक्ष की राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को साफ दिखाई देने लगेगा कि एक बहुत बड़ी सामाजिक राजनीतिक चुनौती उसे लोकसभा के चुनाव में मिलने वाली है। इसी के साथ साथ में तेजस्वी यादव ने जो वायदे किए हैं, वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर इस महागठबंधन के घोषणा पत्र में 25 बिंदु हैं। इन 25 बिंदु में एक बहुत आकर्षक बिंदु है कि हर परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। जो जीविका दीदियां हैं, उनको भी सरकारी नौकर का दर्जा दिया जाएगा। मैं ये मानता हूं कि इस घोषणा पत्र को जारी करके राहुल गांधी ने बिहार के स्तर पर जो पहलकदमी ली है, इस पहलकदमी का असर 2027 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव पर भी पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश में इस सामाजिक न्याय का दावा करने वाली एक बड़ी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो भाजपा के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के साथ राहुल गांधी और कांग्रेस का उसी तरह का नजदीकी गठजोड़ है, जिस तरह का नजदीकी गठजोड़ बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ है।
मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी ने इन दोनों पिछड़े वर्ग के नेताओं को अपनी बात समझाने में कामयाबी हासिल कर ली है और ये चीज देश में पिछड़े वर्ग की राजनीति के लिए, लोकतंत्र के लिए और समतामूलक राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। जहां तक एनडीए के सवाल है, एनडीए को भरोसा दो बातों के ऊपर है। पहली बात तो यह है कि उन्होंने खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं। 10-10 हजार रुपया स्त्रियों के खाते में जा चुका है और उनसे साफ साफ उनके सामने चारा फेंका गया है कि आप हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए तो अगले 10,000 रुपए भी आपको मिलेंगे। और जिन भाजपा के जो प्रशंसक हैं और उनके जो पैरोकार हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो ये कहते हैं कि जिन स्त्रियों के खातों में 10,000 रुपए पहुंच चुके हैं, वो तो अब किसी और बात के बारे में सोचेंगी नहीं। वो तो निश्चित रूप से एनडीए को ही वोट देंगी। लेकिन इससे एक बात और समझ में आती है कि इन लोगों को पता था कि इस बार स्त्रियां अपनी वोटिंग प्राथमिकता पर पुनर्विचार करने जा रही हैं। वो पुनर्विचार न करें और पहले की तरह ही भाजपा और नीतीश कुमार को ज्यादा वोट देती रहें, इसलिए उनको अंततः ये 10,000 रुपए की रकम उनके खातों में ट्रांसफर करनी पड़ी। इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं स्त्रियों के मन में 20 साल की सरकार जो है उसके खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी में कहीं ना कहीं उनकी भी भागीदारी है। दूसरी बात जिस पर उन्हें भरोसा है, वो ये मानते हैं कि जब तक नीतीश और भाजपा साथ साथ रहेंगे तब तक एक ऐसा समीकरण बना रहेगा कि उसको हराना मुश्किल होगा। भाजपा मानती है कि ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर, भूमिहार, ये चार और कायस्थ, ये 5 ऊंची जातियां उसकी जेबी वोट हैं। हर हालत में वो एनडीए और भाजपा का ही समर्थन करेंगी। और अगर नीतीश कुमार अपने वोटरों को एनडीए में ला सकते, अगर वो आज भी उनके साथ कुर्मी वोटर हैं, जो कि हैं मेरे ख्याल से, और आज भी अगर अति पिछड़े वोटर उनके साथ हैं, आज भी मोटे तौर पर स्त्री मतदाताओं की हमदर्दी उनके साथ है, और अगर उसमें दलित वोटरों का, अगर जितिन मांझी के वोटरों का और चिराग पासवान के वोटरों का छौंक लग सकता है, तो उन्हें लगता है कि उनकी उनके बीच में आपस में जो भी संबंध हो, जो भी काट-फाँस हो, जो भी रंजिशें हों, उसके बावजूद भी एनडीए महागठबंधन के ऊपर हावी रहेगा। ये इन दोनों बातों को लेकर एनडीए चल रहा है। समस्या असली ये है कि इसमें एक व्यक्ति जो सबसे ज्यादा मझधार में फंसा हुआ लग रहा है, उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की भी समझ में आ गया होगा, जब हम लोगों की समझ में आ गया है, नीतीश कुमार तो हमसे ज्यादा कहीं राजनीतिक रूप से कुशल हैं, अनुभवी हैं और उनसे बड़ा कुशल रणनीतिज्ञ हिंदुस्तान में ढूंढना मुश्किल है। उनका उनकी जो छठी इंद्री है, वो एंटेना उनका बहुत तेज है। वो जान जाते हैं कि उनके खिलाफ कौन क्या कर रहा है और उन्हें उसकी काट कैसे करनी चाहिए। ये इसमें वो बहुत कुशल है। तो मैं ये मानता हूं कि नीतीश कुमार को ये पता लग चुका है कि न तो भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, और अगर वो पलटी मार के जाएंगे तो महागठबंधन की तरफ से भी कोई मुख्यमंत्री पद उनका इंतजार नहीं कर रहा है। यानी मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पारी अंत की तरफ जा रही है। ये तकरीबन उनके सामने स्पष्ट हो गया होगा। वो एक ही तरीके से मुख्यमंत्री बन सकते हैं कि उनकी पार्टी इस चुनाव में कम से कम 65 से 75% के बीच का स्ट्राइक रेट निकाले, यानी उनके एमएलए जमकर जीते, तभी वो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे और तभी वो अपने आप में फिर से साबित कर पाएंगे कि बिना नीतीश कुमार के बिहार की राजनीति संभव नहीं है। लेकिन क्या ये हो पाएगा? ये क्या बहुत बड़ा है, क्योंकि महागठबंधन ने अपना पूरा दांव लगाया है उस ईबीसी वोटर को अपनी तरफ खींचने में। पूरा घोषणा पत्र की ये 10 मांगे मैं भी आपके सामने पेश की हैं, 10 प्रमुख मांगे पेश की हैं। इससे आप खुद भी समझ गए होंगे। अगर इस 10 प्रमुख वादों का 20-25% भी असर होता है इस चुनाव के ऊपर, तो आप समझ लीजिए तेजस्वी यादव वो आखिरी कदम रखने में समर्थ हो जाएंगे, जो पिछले चुनाव में वो नहीं उठा पाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर आज इतना ही। बिहार चुनाव पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी और हम लोग जो वहां का ताजा घटनाक्रम होगा उसकी समीक्षा आपके सामने रखते रहेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद।